गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मार्किनशिया के अंदर मैच्योर या परिपक्व स्पोरोगोनियम के बारे में, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस मार्किनशिया के अंदर होते हैं, कैसे न्यू प्लांट डेवलप होता है उसके बारे में। तो जो मैच्योर स्पोरोगोनियम होता है मार्किनशिया के अंदर, वो 3 भागों के अंदर विभाजित होता है या डिफ्रेंशिएटेड होता है: फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट जो होता है वो बल्बस होता है, मतलब फूला हुआ होता है, और बहुकोशिकीय संरचना होती है। ये बहुकोशिकीय जो संरचना होती है, ये सेल्स जो इसके अंदर कोशिकाएं होती है सारी की सारी पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। और इसका फुट का कार्य होता है कि ये, जैसा नाम बता रहा है, ये इसके स्पोरोगोनियम को उसके किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर एंकरिंग के अंदर, मतलब उसके ऊपर चिपकाने के अंदर सहायता देता है। एंड ये एब्जॉर्बिंग ऑर्गन का भी कार्य करता है, मतलब कि ये फूड और न्यूट्रिशन जो भी है वो इसके चारों ओर जो टिश्यूज़ होती हैं, सेल्स होती है, उनसे ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, शोषित करता है, और फिर जो डेवलपिंग स्पोरोफाइट होता है उसको ये सप्लाई करता है उसकी कोशिकाओं को। देन सीटा जो होता है वो बीच वाले पोर्शन होता है, और ये सीटा इट कनेक्ट्स, बीच वाला पोर्शन होता है, तो ये फुट और कैप्सूल का जो भाग होता है उन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है सीटा। मैच्योरिटी के समय क्या होता है कि जब स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाता है तो ये सीटा की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ट्रांसवर्स डिविजन्स होते हैं, और उसके कारण क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होने के कारण सीटा लंबाई इसकी बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ने से ये कैप्सूल को बाहर की तरफ पुश करता है। इट पुशेस द कैप्सूल थ्रू 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स। कौन कौन सी 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है? कैलिप्ट्रा, पेरिगाइनियम एंड पेरिशीटियम। ठीक है। देन कैप्सूल जो होता है ये ओवल शेप मेजर पोर्शन होता है स्पोरोफाइट का। ये अंडाकार होता है, और इसकी जो वॉल लेयर होती है, इसकी जो भित्ति होती है, सिंगल लेयर ऑफ कोशिकाओं की बनी होती है। इसके अंदर स्पोर्स और इलेटर्स पाए जाते हैं, और ऐसा अनुमान है कि एक कैप्सूल के अंदर करीबन 3 लाख स्पोर्स पाए जाते हैं, और हर करीबन 128 स्पोर्स के ऊपर एक इलेटर होता है। तो स्पोर्स की संख्या ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू संख्या ऑफ इलेटर्स। नाउ ये जो जब स्पोरोगोनियम जब मैच्योर हो जाता है तो सीटा की सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और डिवीजन होने से सीटा की लंबाई बढ़ती है। लंबाई बढ़ने से क्या होता है, ये कैप्सूल को बाहर की तरफ पुश कर देता है। बाहर आने पर जो मैच्योर जो राइप कैप्सूल होता है वो क्या होता है, इसकी जो वॉल होती है वो फट जाती है फ्रॉम अपेक्स टू मिडिल इनटू 4 to 6 इरेगुलर टीथ और वाल्व्स। तो जब ये कैप्सूल मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, ये बाहर की तरफ पुश हो जाएगा, हवा में पुश हो जाएगा। हवा में पुश होने के बाद में क्या होता है, इस कैप्सूल के अपेक्स के ऊपर जो एपिकल रीजन होता है, वहाँ पर एपिकल रीजन के अंदर जो सेल्स होती हैं, एक्चुअल में इस कैप्सूल की सेल्स, उनके अंदर एनुलर थिकनिंग्स पाई जाती है, मतलब थिकनिंग पाई जाती है, थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं। और वो उन थिकनिंग्स के कारण क्या होता है कि कैप्सूल के जो वाल्व्स होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, और मुड़ने से वो कैप्सूल जो होता है वो उसकी वॉल फिर फटती है फ्रॉम अपेक्स, ऊपर से लेके नीचे तक फटती है, एंड कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स और इलेटर्स होते हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं। नाउ ये जो इलेटर्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ड्राई वेदर के अंदर, शुष्क मौसम के अंदर तो क्या होते हैं कि इलेटर्स जो होते हैं अपने, इनके अंदर जो पानी होता है वो सारा पानी ख़त्म हो जाता है, और ये इलेटर्स एकदम से पानी ख़त्म होने से क्या होता है, ये सारे इलेटर्स कॉइल हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं या कॉइल हो जाते हैं। और जब एटमॉस्फेयर के अंदर पानी होता है या ह्यूमिडिटी होती है, जब एटमॉस्फेयर इज़ वेट होता है, तो ये इलेटर्स क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, ये फिर से फूल जाते हैं, अनट्विस्ट हो जाते हैं, और अनट्विस्ट जब ये होते हैं तो एक जर्किंग एक्शन, आवाज़ के साथ में ये अनट्विस्ट होते हैं।
और इनके अनट्विस्ट होने से स्पोर का जो मास होता है, जो स्पोर्स पहले एकदम पास पास चिपके हुए होते हैं, वो मास ऑफ स्पोर्स ये लूजन हो जाता है, ढीला पड़ जाता है और स्पोर्स दूर दूर हो जाते हैं और इसलिए क्या होता है वो फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से एंड दे आर लिबरेटेड। वायु के द्वारा ये स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं या वितरित हो जाते हैं। देन अगर हम स्पोर की संरचना देखें एक सिंगल स्पोर की, तो स्पोर जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ के अंदर। ये हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, ग्लोबोज होते हैं, गोल होते हैं एंड इनके चारों ओर 2 वॉल लेयर्स पाई जाती है, 2 भित्ति पाई जाती है। जो बाहर वाली वॉल लेयर होती है वो थिक होती है या मोटी होती है और वो स्मूथ हो सकती है या रेटिकुलेट थिकनिंग उसके ऊपर पाई जा सकती है। रेटिकुलेट मतलब जालीनुमा थिकनिंग स्ट्रक्चर्स पाए जा सकते हैं और बाहर वाली वॉल लेयर को बोलते हैं एक्सोस्पोर या एक्साइन। जो अंदर की तरफ वॉल लेयर होती है वो पतली होती है, थिन होती है, उसको एंडोस्पोर या एंटाइन बोलते हैं। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर दे आर टेट्राहीड्रली अरेंज्ड। नाउ अंडर फेवरेबल जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, नाउ अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या होता है, अगर सभी कंडीशंस फेवरेबल होती है तो स्पोर्स एकदम से लिबरेट होते ही जर्मिनेट हो जाते हैं। या इन फर्स्ट ईयर स्पोर्ट्स वायबिलिटी, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर तो स्पोर्ट्स की वायबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 100% होती है, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स लिबरेट होते हैं सारे के सारे जर्मिनेट हो जाते हैं पहले साल के अंदर, तो अगर सारी कंडीशंस फेवरेबल होती है तो। बिफोर जर्मिनेशन क्या होता है कि स्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो स्पोर डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन और 2 अनइक्वल सेल्स बनाता है। नीचे वाली सेल जो होती है वो छोटी होती है साइज़ के अंदर और इसके अंदर सेल्यूलर कंटेंट्स भी कम होते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है एंड इसलिए ये वाली जो सेल होती है वो लंबी होकर के राइजोइड का निर्माण करती है। ऊपर वाली जो सेल होती है वो बड़ी होती है साइज़ के अंदर, क्लोरोफिल पाया जाता है और इसके अंदर फिर आगे फर्दर डिविजन्स होते हैं 6 to 8 और करीबन 6 से 8 सेल्स बन जाती हैं। एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। एट दिस स्टेज सेल कंटेंट्स माइग्रेट, और जब ये प्रोटोनिमा बन जाता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इन सेल्स के डिवीजन पे, तो सेल कंटेंट्स जो होते हैं वो माइग्रेट एट द अपेक्स। अपेक्स वाला जो पोर्शन होता है फिर रेस्ट ऑफ द स्पोरलिंग से बाय वॉल फॉर्मेशन कट हो जाता है एंड इट बिहेव्स एज एपिकल सेल की तरह ये कार्य करता है। ये एपिकल सेल जो होती है इसके 2 कटिंग फेजेस होते हैं और ये एपिकल सेल फिर कटिंग फेजेस के द्वारा 5 से 7 सेल्स कट करती है अपने साइड के अंदर, राइट और लेफ्ट साइड्स के अंदर। दीज सेल्स बाय ये सेल्स फिर से इनके अंदर डिविजन्स होते हैं एंड अल्टीमेटली एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस प्लेट की जो मार्जिनल सेल्स होती हैं वो इसके एपिकल रीजन के अंदर जो मार्जिनल सेल्स होती हैं दे फॉर्म डेफिनेट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर और ये मार्जिनल सेल्स एक्सपेंड होती है और अल्टीमेटली जो ये प्लेट होती है ये एक मार्केंशिया के टिपिकल थैलस की शेप के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है ना, मार्केंशिया का जो थैलस होता है इट इज़ डायोशियस इन नेचर। डायोशियस मतलब 50% स्पोर्स तो जो होते हैं वो जर्मिनेट होकर के मेल थैलाई का निर्माण करते हैं और 50% आधे स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करके फीमेल थैलस का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से मार्केंशिया की जो लाइफ साइकिल होती है, जो जीवन चक्र होता है, वो निश्चित तौर पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है और इसकी ऑल्टरनेशन के अंदर हमें 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फेजेस दिखाई देती है। एक जनरेशन तो होती है हैप्लोफेज और दूसरी होती है डिप्लोफेज। हैप्लोफेज या इसको गैमेटोफाइटिक फेज भी कहते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड ये गैमीट और सेक्स ऑर्गन्स दे प्रोड्यूस गैमीट्स और वो गैमीट्स फिर फ्यूज़ होकर के डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो अगली अवस्था जो होती है, जो गैमेटोफाइटिक फेज होती है, वो तो पूरी हैप्लॉइड होती है क्योंकि इसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है एंड गैमीट्स दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। फिर ये गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट डिप्लॉइड होता है तो इसलिए फिर इसके बाद में डिप्लॉइड फेज का आरंभ होता है या स्पोरोफाइटिक फेज का आरंभ होता है। तो मार्केंशिया के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है, जैसा हमने देखा, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल के अंदर।
जो स्पोर्स होते हैं इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से मार्केंशिया की लाइफ साइकिल होती है, जिसकी विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड स्पोर्स जो होते हैं वो मेयोटिक डिवीजन से बनते हैं। दे आर हैप्लॉइड एंड ये इस तरह से इसकी हैप्लोफेजिक एंड डिप्लोफेजिक लाइफ साइकिल इस मार्केंशिया के अंदर हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया।